So, Abdal, can you start reading first question? Sir. Yeah. Question number 1. What are your views regarding the private hospitals that are coming up in India? Don't you think their charges are exorbitant? Okay. तो मेरे बजाय आप लोग बताओ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन तो हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आपके क्या ओपिनियंस हैं जो प्राइवेट हाँ, हॉस्पिटल्स आ मतलब रहे हैं. पहली बात तो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं और तो आपको नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा ही चार्ज कर रहे हैं? यस सर. ओके, तो आप अब बताओ कि वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं या कम चार्ज कर रहे हैं या ठीक चार्ज कर रहे हैं? सर हम लोग इस मामले में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. कुछ ठीक प्राइवेट है. हॉस्पिटल्स वो हैं जो कि सही चार्ज कर रहे हैं, न ज़्यादा न कम. कुछ हॉस्पिटल वो हैं जो कि ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं. और कुछ वो हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पेशेंट हंटिंग कर रहे हैं वो. ओके, ठीक है. यस सर. ठीक. तो बस ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या लिखोगे? और पहले सर बात तो वो तो एक्सप्लेन हो जाएगा. वो तो एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है. देखो, जब भी आप, वैसे ये ओवरऑल भी बात बता दूं, इंटरव्यूज के लिए भी ये बात होती है. जब भी आप कोई आंसर दे रहे हैं, जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो मेक श्योर एक स्मार्ट मैनेजर जो होता है, स्मार्ट मैनेजर, वो क्वेश्चन को आंसर बहुत ही बैलेंस्ड वे में देता है. ठीक है. देखो, कोई एक्सट्रीमिस्ट बात करने लगे, ऐसे बोलने लगे कि अरे प्राइवेट हॉस्पिटल तो चोर है, ऐसे करके बोलने लगे, सो इससे एक दिखता है आपका आपका मतलब थॉट प्रोसेस दिखता है कि आप बड़े एक्सट्रीमिस्ट काइंड व्यू काइंड के, मतलब काइंड ऑफ व्यू के हैं. ठीक है. और ये बोले अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बहुत ही बेकार है, साले कुछ काम नहीं करना चाहते हैं. दैट्स हाउ वी यूजुअली टेंड टू से दिस, राइट? दे डोंट वांट टू डू. तो इससे पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले बिल्कुल कुछ नहीं काम कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पेशेंट हंटिंग ही कर रहे हैं. ठीक है. तो जब भी ये इंटरव्यूज के लिए भी बात है, ये याद रखना बात हमेशा, आपका आंसर बड़ा ही बैलेंस्ड होना चाहिए. ठीक है. हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स आपको लिखने हैं. ठीक है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कुछ इनिशिएटिव्स लिख दिए जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कुछ इनिशिएटिव्स लिख दिए जाएं. वैसे मैं आपको बता दूं, मतलब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट वेलफेयर सर्विसेज भी होती हैं. ईडब्ल्यूएस आपको पता है क्या होता है? ईडब्ल्यूएस यस सर. क्या होता है? ईडब्ल्यूएस एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर स्कीम्स होती हैं. नहीं 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 भाई, वो नहीं है. ईडब्ल्यूएस का कोटा भी बना था, 10% का कोटा भी बना था यार अभी. हाँ ये सर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. वीकर सेक्शन. यस, हाँ जी. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के भी पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है हॉस्पिटल्स में. आपको पता है बात? ये यस अपोलो सर. हॉस्पिटल, देखो, जो भी हॉस्पिटल, अब देखो मैंने आपको बताया भी था, अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, दिल्ली वाले इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की, तो बेसिकली इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड अपोलो हॉस्पिटल्स. तो इसका इसलिए नाम है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स. तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने बहुत सस्ते में हॉस्पिटल को यहाँ पर जमीन दे दी. अपोलो हॉस्पिटल ने उस पे बना दिया. लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम आपको सस्ते में तो दे रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना होगा. बोलिए क्या? आपको 10% ऑफ द आईपीडी पेशेंट्स और 25% ऑफ द 25% ऑफ द ओपीडी पेशेंट्स को आपको फ्री में देखना है. ठीक है. और ये हर उस हॉस्पिटल में एप्लीकेबल है जिन हॉस्पिटल्स को किसी ना किसी तरीके से सरकार से किसी तरह की मदद मिली है. ठीक है. हर उस हॉस्पिटल को, अगर अगर सरकार ने टैक्स में रिबेट करी है, तो वो पहले से बात की कर लेते हैं कि भाई हम आपको टैक्स में छूट देंगे, आप 10% आईपीडी पेशेंट फ्री देखेंगे और 25% ओपीडी पेशेंट फ्री में देखेंगे. ठीक है. तो अंदर पास अपोलो हॉस्पिटल में एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, ईडब्ल्यूएस सेक्शन. वहां 10% पेशेंट आईपीडी में फ्री ऑफ कॉस्ट देखे जाते हैं और 25% ओपीडी में. नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? ठीक है. तो ये आपको सारे पर्सपेक्टिव्स डालने हैं इसके अंदर कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स होना अच्छी बात है या बुरी बात है, पहले मुझे ये बताइए.
अच्छी बात है सर। और कोई आंसर? ये अच्छी बात है तो ढंग से बताओ कि भाई क्यों अच्छी बात है, अच्छा, क्यों क्यों आप कर रहे हो। देखो कोई आंसर को दे रहे हो तो आप उस पर रखो कि क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है। तो सबसे पहले तो ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके जो मैनेजर्स होते हैं, जो लीडरशिप होती है, वो बहुत ही हम्म, ज़्यादा एडवांस और बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होती है। तो हम लोग ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो, और वो क्वालिटी हम्म, स्टैंडर्ड्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक सैनिटेशन है। पे, क्वालिटी पे। और इनकी जो हम्म, टेक्नोलॉजी होती है बहुत ही लेटेस्ट और कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो। ठीक है। हाँ और बिल्कुल, सर, वेरी गुड। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, 135 एक्सीलेंट। करोड़ है, तो वहाँ पे वो बर्डन शेयरिंग का काम करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही आंसर है, यही यही है आंसर कि भाई सरकार जो है अब इसमें ऐसा था कि भाई सरकार जो है हर जगह हर तरह की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, तो इसीलिए गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग अलग जगह पे सेटअप करके एटलीस्ट कुछ तो दे रहे हैं, कुछ लोगों को तो हेल्थ केयर मिल रहा है। अब जैसे उस पे भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लग जाए तो वहां के, अब जैसे सपोज करो किसी ने रामपुर में कोई हॉस्पिटल खोल दिया, रामपुर में, अब वहां पे कोई हॉस्पिटल खोल दिया तो वहां के जो आसपास के लोग हैं वहां को 10, अगर ईडब्ल्यूएस कोटा वहां पे चलता है तो 25% ओपीडी पेशेंट तो कम से कम फ्री देके जाएंगे, 10% आईपीडी पेशेंट तो कम से कम फ्री देके जाएंगे, इजंट इट? यस सर। ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल होना, मतलब ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल होना सरकार की कहीं ना कहीं फेलियर भी है, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का होना होना हमको ये भी बताता है कि वो बर्डन शेयरिंग कर रहे हैं और सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती है, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो सरकार के, आप जैसे अगर अर्बन एरियाज में सारा भार अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने संभाल लिया तो वो पैसा जो है सरकार जो है रूरल एरियाज में लगा सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने खोले तो वहां पे रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में यूजुअली को प्राइवेट हॉस्पिटल खोलता नहीं है इतनी आसानी से। ठीक है। अब चार्जेस की अगर हम बात करें तो चार्जेस ऐसा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अगर हम मेडिफ्लेशन देखें तो वो इतना ज्यादा हाई है कि उसको देखते हुए मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है बिल्कुल ही मतलब ब्रेक इवन पे ही चलते हैं। ठीक है। एग्जॉर्बियंट नहीं बोल सकता मैं हमेशा कि हमेशा एग्जॉर्बियंट चार्ज करते हैं, पर यस देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर एक फोर्टिस हॉस्पिटल में एक डेंगू हो गया था एक लड़की को, जिसका बिल 16 लाख रुपए का बना था। आई थिंक ये बहुत न्यूज में भी आया था, है ना? तो चार्जिंग का बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब उस पे देखा गया था कि बहुत ज्यादा चार्जिंग की जा रही है। ठीक है। ऐसे कुछ इंस्टेंसेस भी आपको साइट करने हैं। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। Okay. So second question, shall we go ahead with on to the second question? Any doubt? अगर किसी को first question में कोई doubt हो तो फिर हम आगे बढ़े। कोई भी doubt हो अगर किसी को तो you can ask. चलो next question. Abdal, read the second question. Question number 2. Why do you see a lot of mismanagement in the public sector hospitals? Doctors are paid well and the timings are not harsh either. Give your comments. हाँ, अब बताओ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना मिसमैनेजमेंट क्यों होता है? बताओ डॉक्टर विशाखा। दिव्या। अभिषेक। Good evening, sir. हाँ जी, गुड Good इवनिंग, evening, बताइए। everyone. I would like to say in this one, since there is lots of mismanagement in the public sector hospitals, considering there is no streamline and there is a scarcity of facilities. The facilities which is need to be provided in the government setups नहीं नहीं, वो are यही पूछ really, रहे हैं कि इतना it's मिसमैनेजमेंट क्यों ambiguous. है, वो क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। वो यही पूछ रहे हैं कि इतना मिसमैनेजमेंट क्यों है, जबकि पैसे अच्छे मिलते हैं, अच्छे खासे मिलते हैं डॉक्टर्स को, टाइमिंग भी ऐसे नहीं है कि मतलब दिन रात उन्हें काम ही करना है। ठीक है। तो मतलब फिर भी इतना मिसमैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में क्यों है?
influx of the population. वेरी गुड। एक तो ये है Load. कि इतने सारा पेशेंट्स एक दिन में अगर तुम 5-5 हजार की ओपीडी देखेंगे, 5-5 हजार पेशेंट्स की ओपीडी देखेंगे एक हॉस्पिटल में, तो ऑब्वियसली लोड हम देख सकते हैं उस चीज में। ठीक है, दूसरा जी, दूसरा equipments, modern equipments which is not मॉडर्न facilities. इक्विपमेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव Technology. होती है। ठीक है, जी, अब देखो क्या होता है, मैं तुम्हें एक और चीज सुनाता हूँ। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पुराने बने हुए हैं, ये एक्चुअल की प्रॉब्लम है, जो पुराने हॉस्पिटल्स बने हुए हैं वो इंजीनियरिंग टेक्निक्स आज से 50 साल पहले थी, लेकिन इंजीनियरिंग टेक्निक्स आज की डेट में बदल चुकी हैं। तो इस वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट ही नहीं करता, और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता तो इन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर पाते, इजंट इट? जैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे जैसे पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन पेन पेपर बेस्ड होता था, पेन पेपर बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता था। अब सडनली तुम उसी ट्रेन्ड मैन पावर को ये बोलो कि तुम कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, तो एक तो बहुत ज्यादा एडॉप्शन का, आईटी एडॉप्शन का मतलब जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उनके अंदर बहुत ही रेजिस्टेंस होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इस चक्कर में वो कभी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं पाते उसको। तीसरी बात, क्योंकि लोड इतना ज्यादा होता है हॉस्पिटल में लोड इतना ज्यादा होता है, तो कोई नई मतलब आप देखिए, मैं बताता हूँ, मैं आई वाज वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सायन मुंबई में। मैं इंटर्नशिप कर रहा था अपनी 2016 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इट वाज 2016, मैं वहां पे काम कर रहा था। एंड ट्रस्ट मी, वहां पर इतना बुरा हाल था कि मतलब हम जिस दिन मैं इंटर्नशिप के लिए गया उसके नेक्स्ट डे हमें खबर मिलती है कि आईसीयू की जो छत वो टूट के गिर गई, और गिरने के बाद में पेशेंट के पैर में वो बहुत बड़ा टुकड़ा जो है उसका पैर में टूट के गिर गया, और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, अब टेक्निकली एज अ मैनेजमेंट पर्सनल आप क्या करोगे? द फर्स्ट थिंग यू विल डू क्या करोगे आप, कि भाई आप सबसे पहले जितने भी पेशेंट्स हैं वहां पर उन सबको दूसरी जगह शिफ्ट करोगे और फिर उस एरिया को रिपेयर करोगे। कॉमन सेंस की बात है, यही करेंगे सबसे पहले हम, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, वहां पे ये चीज की ही नहीं गई। ठीक है, वहां पे पेशेंट की हड्डी टूट गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने क्या करा, पेशेंट्स को वहीं रखा, और पूरे के पूरे जो है मतलब जो क्या बोलते हैं, छत के नीचे जो है एक जाल बिछा दिया, वो जाल होता है ना, जाल बिछा दिया, ताकि क्या है कि अगर कुछ छोटा मोटा टुकड़ा टूटे तो वो वहां पे फंस जाए, डायरेक्टली पेशेंट्स को ना लगे, एकदम से पेशेंट को ना लगे। अब इज इट अ प्रॉपर मैनेजमेंट? ये कोई प्रॉपर तरीका है इसको मैनेज करने का? आपने देखा होगा मॉल्स में भी वो जाल लगा रहता है पूरे में, देखा है आपने? यस सर। है ना, मॉल्स में भी जाल सा लगा रहता है वो, ताकि ऊपर से अगर कोई गिरे तो मतलब एकदम से वो डायरेक्ट जमीन पे ना गिरे, वो उस जाल पे गिर जाए और थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो उस पे, है ना। सेम चीज वहां पे कर दी। अब उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर हमने आईसीयू के यहाँ 15 बेड्स हैं, अगर हमने ये बंद कर दिया तो वी विल बी शॉर्ट ऑफ बेड्स, और ऑलरेडी इतने सारे पेशेंट्स आईसीयू में ट्रांसफर होने के लिए पेंडिंग है, आईसीयू शिफ्ट होने के लिए पेंडिंग है, और अगर हमने ये 15 और कर दिए तो हमारी क्यू बढ़ जाएगी और वहां पे मोर्टेलिटी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, और वो इस चक्कर में बंद ही नहीं कर पा रहे थे उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग लोड इतना ज्यादा है कि वो उसे बंद ही नहीं कर पाते। और वो टूट क्यों रही थी, गिर क्यों रही थी? कि वो 50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 60 साल पुरानी बिल्डिंग थी। अब जो 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस ऑफ थिंग्स फॉलिंग डाउन, इजंट इट? तो ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं, मतलब ये पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी छोटी छोटी बहुत ही जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या है, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। डिसीजन मेकिंग स्लो क्यों होती है? आप समझ रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्लो? कि सपोज करो कि कोई मतलब कोई जैसे मतलब जैसे मैंने ये बताया कि छत गिर गई। अब इसको रिपेयर करने के लिए हॉस्पिटल में कोई नहीं होता है, आपको एक इंडेंट ट्रेस करने का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पास। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले फिर आके असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट करने के बाद में फिर वो उसको ठीक करेंगे, और ठीक कर, क्योंकि ये इतना सा प्रोसेस कम से कम 2 से 3 महीने ले लेगा, कम से कम 2 से 3 महीने ले लेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह अप्रूवल चाहिए होते हैं,
कि पहले ये इंडेंट डॉक्टर रेज करेगा टू द डीन, डीन फिर ये रेज करेगा टू द सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी वाला डिपार्टमेंट वो कंसर्न डिपार्ट सिविल्स वर्क को भेजेगा, सिविल वर्क्स वाले फिर आके असेसमेंट करेंगे कि क्या क्या करना है, फिर उसके बाद में वो फिर अप्रूवल लेंगे कि हमें ये चीजों की जरूरत है, फिर वो सीपीडब्ल्यूडी का जो मेन आदमी है वो उनको अप्रूवल देगा कि हाँ आप करो इस चीज को। अब होता गया है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन आईसीयू का वो इंचार्ज छुट्टी पे था, अब वो इंचार्ज आएगा 3 दिन बाद में, तो जब उसने भेजा डीन के पास में तो डीन छुट्टी पे था 2 दिन की, जब डीन 2 दिन की छुट्टी के बाद में आया तो उसने देखा अच्छा ये कुछ आया हुआ है, तो फिर उसके बाद में फिर वो सीपीडब्ल्यूडी के पास भेजेगा, फिर वो छुट्टी पे होगा या वो किसी काम में होगा या ऑलरेडी और बहुत सारे काम होंगे उसको, तो वो उसकी फाइल जो है नीचे दब जाएगी और ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कम से कम उसी चीज को रिपेयर करने में 2-3 महीने लग जाएंगे। और इतने में क्या होता है, ये मतलब हमें लगता रहता है कि तो कुछ हो नहीं रहा। देखो एक बात और समझो, whenever we are talking of an organization, जैसे स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप कुछ छोटा सा स्टार्टअप है, मैंने कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किया, ठीक है, तो मेरी वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या होगा, सिर्फ मैं ही एक डिसीजन मेकर हूं, ठीक है, मेरे नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे लोग तीन लोग नीचे काम कर रहे हैं, तो उनके पास में कोई बात आई, उन्होंने मुझे बताई, मैंने कहा ओके ओके कर दो बस, ठीक है, सिर्फ एक ही डिसीजन मेकर है, मतलब एक ही लेयर है। अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे वो बल्कि होती चली जाएगी, बल्कि और बल्कि और बल्कि, और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बल्कि होती जाएगी पहले उसकी परमिशन लो कि भाई एक चैनल बना देंगे, वो हायरार्की बना देंगे कि पहले जो है बेस लेवल का आदमी अपने मैनेजर को करेगा, वो अपने सीनियर को करेगा, वो अपने सीनियर को करेगा, वो अपने सीनियर को करेगा, और जैसे जैसे वो एक दूसरे के सीनियर को करते जाएंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस होता चला जाएगा। कंसिडर गवर्नमेंट ऑल्सो एज अ ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ये भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, और इसीलिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग स्लो होती रहती है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रहती है, बड़ी होती चली जाती है, वैसे वैसे डिसीजन मेकिंग स्लो होती चली जाती है। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कुछ? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स को ही आपको लिखना है, थोड़ा आप और पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया आएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, अब जैसे एक और चीज बताता हूँ मैं, जैसे कि भाई अब पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में पैरासीटामोल की दवाई है, सपोज करो वो खत्म हो गई, ठीक है, अब उसका इंडेंट भेजेंगे, वो इंडेंट आगे जाएगा, वो उसके बाद आगे जाएगा, वो उसके बाद आगे जाएगा, वो उसके बाद आगे जाएगा, और वो दवाई आते आते कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है, आते आते उसे 3-4 महीने लग जाते हैं, और इतने क्या है वो बिना दवाई के ही हॉस्पिटल चलता रहता है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स आई कैन साइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव ऑन प्लीज। Question number 3, part A. What are the effects of globalization on healthcare? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने बात किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइज होने से सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आज की डेट में सब जानते हैं इस बात को। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या देखा है हमने? इन्फेक्शियस एजेंट का ट्रांसमिशन। वेरी गुड, सिंपल बात, आज कोविड पे तो तुम भर के बात लिख सकते हो, इसमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो हो रहा है कि एक आदमी ने फ्लाइट पकड़ी वुहान से और इंडिया में आ गया और वो सारी बीमारियां इंडिया में ले आया और पूरा इंडिया बीमार हो गया उसकी वजह से। You getting my point? Globalization. This is an effect of globalization. सर ऐसे कहते हैं कि कोई भी माइक्रोब किसी भी कंट्री से 24 घंटे की ज्यादा दूरी पे नहीं है। बस 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में किसी भी देश के किसी भी कोने में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ ग्लोबलाइजेशन का। इसका मेडिकल टूरिज्म में सबसे बड़ा इम्पैक्ट, तो मेडिकल टूरिज्म में एक बहुत बड़ी चीज है कि आपके देश को रेवेन्यू मिलता है। अब मतलब रेवेन्यू मिलता है, हमने बात भी किया था कि यूएस में एक जो सर्जरी है, मतलब वो वहां पर इतनी एक्सपेंसिव है कि वो ये सोचते हैं कि हम इंडिया जाएं, 1 महीने का टूर लगाएं, इंडिया में ट्रीटमेंट ले, बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट मिलेगा,
और हम 1 महीने बाद में घूम फिर के भी आ जाएंगे, सारा मतलब इंडिया काफी कुछ घूम लेंगे, और 1 महीने बाद जब हम वापस जाएंगे तो हमारा मतलब जितना वहां खर्चा होता है पैसे भी बच जाएंगे, जाना आना भी इसमें इंक्लूडेड है। तो उससे क्या होता है, जब वो यहाँ पे आएंगे तो वो पैसे खर्च करेंगे तो अपने को रेवेन्यू भी जनरेट होगा उससे। दिस इज वन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ, और कोई एग्जाम्पल, पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन? सर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, वेरी गुड, कि मैं यहाँ से दवाइयां बेच सकता हूँ तो मेरे हॉस्पिटल को, मेरी फार्मा कंपनीज को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। वेरी गुड, और बताओ? वेरी गुड। अब तो सर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी हो रहा है, जैसे JCI हो गया, NABH आसियान कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो एक मतलब क्वालिटी को देने के लिए हम वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 40 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने JCI करा रखा है, तो मतलब इंडिया के वो हॉस्पिटल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सर जैसे मेदांता इज अ JCI accredited हॉस्पिटल, अपोलो इज अ JCI accredited हॉस्पिटल। ठीक है। हम्म। तो ये कुछ चीजें हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के और भी इम्पैक्ट है कि भाई जैसे टेक्नोलॉजी वहां से यहाँ आ रही है, टेक्नोलॉजी वहां से बाहर से यहाँ आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेशेंट्स को ओवरऑल ट्रीटमेंट बेटर मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे पेट स्कैन की मशीन हम बाहर से तो मंगवा रहे हैं, ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो पॉसिबल है कि वो हम सस्ते में ट्रीटमेंट, हम वहां सस्ते में बुला लेते हैं, आ जाती है मशीन और कंपैरेटिवली सस्ते में इलाज हो जाता है। और जब वो वहां से मशीन बार बार आने लगी तो इंडिया के लोगों ने उसका पुर्जे पुर्जे खोल लिए, देख लिए कैसे बनती है, क्या होता है, और इंडिया ने अपना एक आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन AMTZ, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन बनाया था। वहां पर पूरा 200 एकड़ की जमीन में हम सिर्फ इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, और मैं बता दूं ये 2016 में बना था, और कोविड के टाइम पे यहाँ पे भर भर के वेंटिलेटर्स बनाए गए थे और पूरे इंडिया में भेजे गए थे। ठीक है, तो वहां पे इक्विपमेंट हमने 200 एकड़ की जमीन को अलग रख रखा है, और वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स बन रहे हैं भर भर के। ठीक है, सो दीज आर द सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स आल्सो। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन की तो अब वो सारे हमें लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक हमने इस पे बहुत डिटेल में लेक्चर में बात भी किया पहले। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हेल्थ केयर सेक्टर में FDI अलाउड है? हेल्थ केयर सेक्टर में हाँ FDI अलाउड है, मेरे हिसाब से तो अलाउड है, जहां तक मुझे याद है FDI अलाउड है। क्योंकि देखो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है, ये कोई डिफेंस नहीं है, ये डिफेंस का सेक्टर नहीं है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत सोच समझ के हमको FDI अलाउ करना पड़ता है। देखो FDI का मतलब क्या है, पुरानी वाली बात में आ जाते हैं, ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे कि भाई मतलब हम ट्रेड करना चाहते हैं, और ट्रेड करते 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 उन्होंने पूरे इंडिया को गुलाम बना दिया। अब क्या है, जब हम आजाद हुए तो हमारे दिमाग में यही थॉट प्रोसेस था कि इन्होंने ट्रेडिंग कर करके ना हमारे इंडिया को गुलाम बना लिया, गुलाम बना लिया। ठीक है, तो हम बाहर के लोगों को यहाँ पर आके ट्रेडिंग नहीं करने देंगे, या उनको अपना पैसा नहीं लगाने देंगे। फिर धीरे धीरे करके समझ में आया, अरे यार मतलब इस सेक्टर में क्या दिक्कत है, जैसे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, या हेल्थ केयर सेक्टर है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, डिफेंस में नहीं करने देंगे, क्योंकि भाई डिफेंस की अगर हमने कोई फॉरेन कंपनी को आके कहा कि तुम यहाँ आओ इंडिया में और मैन्युफैक्चरिंग करो डिफेंस की इक्विपमेंट्स की, तो भाई इससे हमारे देश की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि हम अब जानबूझ के वो फॉरेन कंट्री का जो आदमी है, जो वो ये सोचेगा कि यहाँ के सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स बनाओ, सब स्टैंडर्ड प्लेन्स बनाओ, और उससे क्या होगा कि एट द टाइम जब वॉर होगी तो इनके पास खराब से इक्विपमेंट होगा, और इससे ओवरऑल देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो FDI सेक्टर में वो सोच समझ के लेके आएंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में देखो, मैं कॉमन सेंस से बात बता रहा हूँ, मेरे को जहां तक मुझे पता है हेल्थ केयर में FDI अलाउड होगा। ठीक है, बट मेरे को इसके लिए प्रॉपरली देखना पड़ेगा। बट जहां तक कॉमन सेंस बोलती है, हेल्थ केयर में ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है हेल्थ केयर को मतलब FDI अलाउ करने के लिए। ठीक है, तो यस। ये थॉट प्रोसेस रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए वो मतलब ऐसी चीजों में नहीं करते हैं जहां पर कि जैसे प्लेन्स हैं, जैसे एयरप्लेन इंडस्ट्री है। अब एयरप्लेन इंडस्ट्री में भी उन्होंने ये कर रखा है कि भाई मतलब एफडीआई का जो है, अगर कोई फॉरेन कंपनी जो है वो 24% तक अपने किसी इंडियन कंपनी में स्टेक्स खरीदना चाहती है, तो उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल है कि भाई चलो भाई ठीक है, तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें हमें से पूछने की जरूरत नहीं है, आप 24% तक जो इंडियन कंपनी है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकती है। लेकिन अगर आपको 24 से ज्यादा 49% तक लेना है तो आपको अप्रूवल चाहिए होगा सरकार से,
क्यों? उनका जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हो गया, ऐसे भैया इंडिया में कहीं ना हो जाए, ठीक है? तो भैया ये तो एक मतलब ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन पे बात आ सकती है, सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बात आ सकती है, तो इसलिए बड़े सोच समझ के देते हैं। ऐसे कुछ लॉजिक और कॉमन सेंस होते हैं इसके अंदर बस, ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, Part B, evaluate the concept of public-private partnership in the hospital sector in India. अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी जैसे क्या है, मैं आपको एक बड़े ऐसे एग्जांपल बताता हूँ कि बीच में ये बात चल रही थी कि भाई यूपी के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे क्या है कि वहां पे रेडियोलॉजी सर्विस अच्छी नहीं थी, ठीक है? तो ये बात हो रही थी, आई डोंट नो इस पे भी अभी क्या स्टेप चल रहे हैं, ये बात हो रही थी कि भाई वो ये कह रहे थे कि एक प्राइवेट कंपनी आए, हॉस्पिटल का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर अपने एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई लगाए, ठीक है? और हम पर पेशेंट बेसिस वहां पे लगाए, और हम उस रेडियोलॉजी कंपनी को पर पेशेंट बेसिस जो है सरकार पैसा पे कर देगी। तो इससे फायदा क्या होगा कि भाई जो पेशेंट्स हैं वहां पर, वो पेशेंट्स को अगर कोई डॉक्टर एक्सरे लिखता है तो वो साथ में मतलब बिल्कुल हॉस्पिटल की प्रेमाइसिस के अंदर ही वो होगा, और जितने भी पेशेंट जाएंगे उनके पास में तो वो उनका एक्सरे कर देगी। अब प्राइवेट वालों को क्या फायदा है कि भैया उनको एक साथ में इतने सारे पेशेंट्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो उनको एक साथ में इतने सारे नंबर ऑफ पेशेंट्स मिल जाएंगे, तो वो क्या है, सरकार को क्या है, सरकार को कंपैरेटिवली सस्ते में मिल जाएगी वो चीज, ठीक है? अगर अपना लगाएंगे तो अपनी मैन पावर लगानी पड़ेगी, अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है? इज दिस क्लियर? यस सर। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, ठीक है? जो कि हॉस्पिटल्स में और तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? चलो, shall we move ahead? What is the role of physical evidence in a corporate hospital? Physical evidence मतलब सर जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, तो ना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से क्या मतलब है? देखो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज फिजिकल एविडेंस, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दे आर आस्किंग व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल एविडेंस इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। I am not aware of it. Maybe they are talking about the MLC, medical legal. Maybe they are talking about the MLC, medical legal. तो ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्यों होगा? ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होगा, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होगा। एमएलसी कोई कॉर्पोरेट में ही थोड़ी ना आती है, सब जगह ही होती हैं। चलो लेट्स स्किप। वेग क्वेश्चन है। हाँ, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल सी दैट। ये हम स्किप कर देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया ये बेसिकली क्या है, ये फिजिकल एविडेंस किस सेंस में बोल रहे हैं ये। चलो एनी हाउ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन विल रीड इट आउट, प्लीज रीड इट आउट। Question number 4, Part B. Why are hospitals known as corporate hospitals? What is so corporate about it? हाँ, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के बारे में डिस्कशन किया था हमने, टाइप ऑफ हॉस्पिटल समझे थे, प्राइवेट, कॉर्पोरेट, चैरिटेबल हॉस्पिटल, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब हमने डिस्कशन बहुत अच्छे से किया है यहाँ पे, ठीक है? हमने अपनी क्लासेस में डिस्कशन किया है इस बारे में, कितने टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं और क्या क्या होता है उनके अंदर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। Question number 5. Do you feel that doctors of corporate hospitals are better than the doctors of government hospitals? Explain. You can for and against, be for and against. Yes. हाँ तो ठीक है, आप बताओ इसका आंसर। ये तो बड़ा सिंपल आंसर है, कॉमन सेंस का आंसर है कि भाई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बेटर होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। क्यों? तो आपका आंसर हाँ और ना दोनों होना चाहिए इसमें। हाँ में भी लिखना है कि हाँ क्यों बेटर हो सकते हैं, वो रीजंस लिखने हैं, और ना क्यों रीजंस हो सकते हैं वो, ठीक है? कि भाई मतलब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में
क्योंकि डॉक्टर्स को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है पैरेलली, तो वो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी स्किल्स को बेटर करते हैं और वो पेशेंट केयर पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे ओवरऑल डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है। बहुत सारे रीजन इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो ये, इसमें बस बेसिकली डॉक्टर्स के ऊपर फोकस करके बात बोलनी है। डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बताना है आपको, डॉक्टर्स पे फोकस करते हुए। ठीक है, डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल के क्या होते हैं, उनके ऊपर कोई टारगेट नहीं होता है कि भैया इतने आपको पेशेंट्स करने ही करने हैं। तो वो पेशेंट्स को जितना मिनिमम ट्रीटमेंट हो वो उतना ही देते हैं, मतलब उसे ज्यादा देने की कोशिश, ओवर ट्रीट नहीं करते पेशेंट को। ठीक है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पेशेंट को ओवर ट्रीट किया जाता है, ओवर ट्रीटमेंट किया जाता है कि मतलब कई बार किसी चीज की जरूरत नहीं भी होती है तो वो फिर भी दे देते हैं उसको। ठीक है, तो लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का जो एटीट्यूड होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा मतलब पेशेंट सेंट्रिक उतना नहीं हो पाता है जितना कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो पाता है। वो पेशेंट के बारे में ही सोचते रहते हैं वो। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे और भी पैरेलल चीजें होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता, जैसे मैंने बताया पैरासिटामोल की दवाई ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। ठीक है, तो वो मतलब इस वजह से भी डॉक्टर्स का जो वहां पर ट्रीटमेंट होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बहुत बार। ठीक है, जबकि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एकदम से हंगामा मचा देगा डॉक्टर के, भैया दवाई क्यों नहीं है। ठीक है, और इमीडिएटली उस दवाई को प्रोवाइड कराया जाएगा। सो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स फॉर दैट। आई थिंक इसमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आपको इस पे फॉर एंड अगेंस्ट दोनों करके लिखना है। ठीक है, ओके, प्लीज प्रोसीड। Question number 6. What is the role of hospitality in hospital care system? Why is it gaining such an importance these days? हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है तो पता ही होगा कि भैया आप आइए प्लीज, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच होती है अच्छे हॉस्पिटल्स की, कि भाई पेशेंट को बीच में रखे कि भाई उसको अगर खाना चाहिए तो बेड पे मिल जाए। ठीक है, अगर उसको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो नर्सिंग में हो जाए, कोई भी असिस्टेंस फिजिकल असिस्टेंस चाहिए तो वार्ड बॉयज वगैरह हाउसकीपिंग के तुरंत लोग पहुंच जाए वहां पर। मतलब हर चीज उसको जो है, खाना खिलाने के लिए भी कोई आदमी वहां पे खड़ा हुआ है, वो खाना खिला रहा है उनको। ठीक है, अगर पेशेंट बेड रिडन है तो बेड रिडन पेशेंट को वॉशरूम भी वो बेड पे करा रहे हैं। ठीक है, मतलब अपना मतलब अगर उनको डिफिकेट कराना है, यूरिन पास करना है तो भी बेड पे ही करा रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उनको कंफर्ट वाला एनवायरनमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हॉस्पिटैलिटी का तो रोल आज की डेट में बहुत ज्यादा वैसे भी बढ़ रहा है। आई थिंक इट डजंट नीड अ मच एक्सप्लेनेशन, या आप लोग अच्छे से इस बात को लिख सकते हो और हमने डिस्कशंस भी किए इस बारे में। ओके, yes please. Question number 7. Write short notes on any 4. Super specialty hospitals. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको पता ही है, कैंसर का हो गया, कार्डियोलॉजी का हो गया, ठीक है, न्यूरोलॉजी सेंटर्स हो गए, दीज आर कॉल्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो इनमें स्पेसिफिकली एक तरह की सर्विसेज पे फोकस किया जाता है। आई एम वर्किंग फॉर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, तो राजीव गांधी कैंसर पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे कैंसर से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इसके बारे में आई थिंक यू कैन राइट इट आउट। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें टेक्नोलॉजीज उस तरह की अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और आप इस पे कैंसर पे स्पेसिफिकली लिख सकते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और कार्डियोलॉजी सेंटर्स भी आजकल बहुत होते हैं। ठीक है, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जो होता है बहुत फोकस होता है, वहां पे रिसर्च भी अच्छी होती है, तो वहां के लोगों को एक ही तरह का ट्रीटमेंट करते हुए उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट इन अ गुड वे इज हायर। ठीक है, जैसे राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है, यहाँ से इतने लोग पढ़ के जा चुके हैं, इतना ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर चुके हैं, मतलब एक एक डॉक्टर कम से कम 20-25 हजार सर्जरीज कर चुका होगा, और एक ही तरीके की मतलब 2-3 तरीके की सर्जरीज ही उसने कम से कम 20-25 हजार कर दी होगी। तो आप खुद से सोचो उस आदमी का एक्सपीरियंस कितना जबरदस्त हो चुका होगा, कितना जबरदस्त हो चुका होगा, है ना। सो दीज आर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के कुछ फायदे होते हैं। ठीक है,
उनमें नुकसान भी होता है कि भाई मतलब अगर कोई पेशेंट को कोई और, जैसे अब हमारे हॉस्पिटल में कई बार क्या होता है, कोई कैंसर का पेशेंट होता है, उसको कार्डियक एमआई हो जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है एकदम से, तो हमको पेशेंट को तुरंत शिफ्ट कराना पड़ता है, क्योंकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए तो है ही नहीं पेशेंट, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या तो भेजना पड़ता है या कार्डियक सेंटर में भेजना पड़ता है, तो वो कभी इश्यूज हो जाते हैं इस तरह के। सो दिस इज हाउ अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज you know is in structure. Okay, okay, please proceed. CRM in hospitals, CRM मतलब? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब सर मतलब ये बिजनेस यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में एक रिलेशनशिप को डेवलप करता है, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप को, जिससे जो हमारा कस्टमर है वो हमारा लॉयल कस्टमर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे माय फादर गॉट एडमिटेड इन मेदांता हॉस्पिटल, तो क्या होता है कि मैं एक बार दिखाने गया, तो जब दिखाने गया तो उसके बाद में मेरे पास में ऑटोमेटिकली 4 घर आ गया, मैं घर आते ही मेरे मैसेज आ गया, थैंक फॉर विजिटिंग मेदांता हॉस्पिटल, और मेदांता हॉस्पिटल में आप थैंक्स फॉर विजिटिंग, वी होप टू गेट यू सून, मतलब आप जो सून जो है बढ़िया तरीके से आप रिकवर हो जाए एंड ऑल दैट। ठीक है, ये क्या हो गया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब माय फादर सफर्ड फ्रॉम स्ट्रोक, तो स्ट्रोक से जब उनको प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास में व्हाट्सएप आने लगे हॉस्पिटल की तरफ से कि भैया स्ट्रोक मैनेजमेंट में क्या क्या किया जाना चाहिए, उसकी वीडियोस आने लगी, उसके बारे में डिटेल्स व्हाट्सएप पर आने लगी, लिंक्स आने लगे उसके लिए। ठीक है, कि किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कोई पेशेंट डायबिटिक है तो वही डायबिटिक, तो ये अब डॉक्टर ने बोला 1 महीने बाद फॉलो अप करो, तो ये 1 महीने से 2 दिन पहले ही जो है मेरे को मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपका फॉलो अप पेंडिंग है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए इतने बजे। तो अगर इससे क्या है कि एक तरह से बिजनेस भी जनरेट कर रहा है मेरे लिए। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि चल छोड़ यार 2-4 दिन बाद दिखा लूंगा, या मैं भूल जाऊं कहीं, तो ये मुझे याद दिला देगा कि भैया आना है आपको हॉस्पिटल में। ठीक है, और अगर 10 पेशेंट्स को ऐसे मैंने भेजा, ठीक है, और उसमें से अगर 4 भी आ गए, तो भाई मेरे को तो हॉस्पिटल में पेशेंट आएगा तो 4 तरह की सर्विस यूज करेगा, वहां पे खाना भी खाएगा, कुछ खाएगा भी, डॉक्टर को भी दिखाएगा, डॉक्टर को दिखाने का टेस्ट भी कराएगा, तो हॉस्पिटल को तो फायदा होगा ना। दिस कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऐसे बहुत, अब ये तो एक फैसेट बता रहा हूँ मैं आपको, और भी ऐसे कई सारे फैसेट्स हो सकते हैं कि भाई मतलब जैसे क्या है कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, और आपको इमीडिएटली मैसेज आ जाएगा कि भैया आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के तरीके हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके। इमरजेंसी सर्विसेज, व्हेन वी टॉकिंग ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी में मतलब क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे वहां पे एक नर्सिंग स्टेशन होगा, वहां पे एक डॉक्टर्स रूम होगा, 24/7 डॉक्टर्स होंगे वहां पर एक क्रैश कार्ट होगी, वहां बेड्स होंगे, वहां पे एक इमरजेंसी का और इमरजेंसी ओटी, मतलब इमरजेंसी का ओटी भी होता है, माइनर ओटी टाइप्स भी होता है। वहां पे जो नर्सिंग स्टेशन बीच में होता है, चारों तरफ बेड्स होते हैं, वहां पे एक एक्सरे व्यूअर होता है, वहां पर मतलब कास्ट वास्ट, अगर किसी को फ्रैक्चर वगैरह होता है तो मेडिको लीगल केसेस का भी वहां रहता है। मतलब और वहां से यूजुअली इमरजेंसी के पास में ही हमने कल भी बात की था, इमरजेंसी के पास में हमारे रेडियोलॉजी होता है, लैब होता है, मेजर ओटी भी उसी के पास में होता है, आईसीयू भी उसी के पास में होता है। मतलब इजी एक्सेसिबिलिटी हो, बस यही सारी बातें लिखनी है इसके अंदर। ट्राइजिंग होती है और अलग अलग कोड दिए जाते हैं उनको। ठीक है, तो और वहां पे सारे एम्बुलेंस के नंबर लिखे रहते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द डॉक्टर्स लिखे रहते हैं, इमरजेंसी लिखे रहता है वहां पे। कोड येलो पता है आपको, एक्सटर्नल डिजास्टर, जैसे बाहर कोई ट्रेन एक्सीडेंट होगा और वहां से भर भर के पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम कोड येलो एक्टिवेट करते हैं एकदम से। ठीक है, तो कोड येलो होता है उसके लिए। सो सर कोड येलो आई गेस इंटरनल डिजास्टर के लिए होता है, कोड ग्रीन एक्सटर्नल के लिए होता है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको कि ना, जहां तक मुझे पता है कोड येलो ही होता है, लेकिन ये क्या होता है कि ये ना हॉस्पिटल डिफर भी करता है। एक बार आप गूगल करो कोड येलो को, चलो आई विल डू इट। जो NABH बोलता है ना, मुझको अच्छे से याद है, वो एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ है कि व्हेन
हमारे यहाँ पे जैसे अपने हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो कोड कोड वॉयलेट इज द सॉरी कोड पिंक इज द मतलब मिसिंग पेशेंट, कोड पिंक। यस सर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड येलो इज द मिसिंग पेशेंट। तो मेरे को जहां तक पता है वो एक्सटर्नल होता है डिजास्टर ये। दिल्ली गवर्नमेंट कोड रेड कोड येलो यूज ऑफ द फॉर कोड सीएनबीसी। कोड ब्लू जो होता है वो इंडिविजुअल डिजास्टर होता है, कोड ब्लैक होता है बॉम्ब थ्रेट, कोड रेड जो होता है वो फायर होता है, वो कॉमन है सबके लिए। ठीक है, चलो एनी हाउ ये अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जहां तक मुझे पता है एनएबीएच के अकॉर्डिंगली भी कोड येलो इज द एक्सटर्नल डिजास्टर। कोड येलो एनएबीएच कोड इंटरनल इमरजेंसी। यहाँ पे तो नो डेंजर इनसाइड बिल्डिंग, इनसाइड का दिखा रहा है। क्योंकि ना इसकी कोड येलो की हमारे हॉस्पिटल में कई बार वो भी हुई है, क्या बोलते हैं, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल। हाँ, तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी के लिए होता है। ठीक है, चलो एनी हाउ ये चेंज भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब जैसे बॉम्ब थ्रेट में यहाँ पे कोड पर्पल दिखा रखा है, कोड ब्लैक होता है ये सर कोड ब्लैक होता है बॉम्ब थ्रेट का। है ना। तो ये कभी कभी अब जैसे कोड ऑरेंज कई हॉस्पिटल्स में स्पिल मैनेजमेंट में होता है, अब यहाँ पे कोड इवैक्यूएशन को लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में है ये। चलो एनी हाउ ओके ओके। वेटिंग रूम, अब देखो वेटिंग रूम आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जो भी वहां पे देखा है वो सब वहां पे लिख देना है आपको। वेटिंग रूम में क्या होता है, वहां पे बीच में कई सारी चेयर्स रखी होती हैं। अब वेटिंग रूम में एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि एक मदर फीड केबिन होना चाहिए। ये मदर फीड्स का केबिन होना चाहिए कोई, कि जहाँ पे कोई भी मदर जो है अपने बच्चे को फीड कराने के लिए केबिन में जाके फीड करा सके, वो होना चाहिए। ये एक इनफैक्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में और एक कई जगह इस चीज का मेंशन है। ठीक है, वहां पे क्रैश कार्ट होनी चाहिए, वहां टोकन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये जो आप वहां पर आप एक हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में इमेजिन कर लेना, जो जो वहां पर है वो सब लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, क्रैश कार्ट होना चाहिए और टोकन सिस्टम होना चाहिए, टोकन डिस्प्ले होना चाहिए, वहां पे मैगजीन्स लगी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई पीडियाट्रिक का है तो वहां सेफ पेरेंटिंग का ब्रोशर होना चाहिए। या फिर अगर आप कार्डियक वाले किसी प्रॉब्लम में आए हो तो वहां पे डायबिटीज का पैम्फलेट्स होने चाहिए, ताकि डायबिटीज के बारे में बताया हुआ हो, कार्डियक केयर के बारे में बताया हुआ हो। ठीक है, वहां पर एंटरटेनमेंट के लिए कोई टीवी वगैरह लगा होना चाहिए, वहां वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां पर एक इनिशियल असेसमेंट यूनिट होनी चाहिए, वहां पे एक नर्सिंग असेसमेंट होनी चाहिए। जो भी ओपीडी में पेशेंट आ रहा है उनका इनिशियल असेसमेंट, ब्लड प्रेशर वो वगैरह चेक करें। हमने बात किया था, याद होगा अगर आपको, तो हमने इस बारे में बात किया था। तो ये सब वेटिंग एरिया में ही होता है, जो कि ओपीडी का वेटिंग एरिया होता है। ठीक है, अब आईपीडी का वेटिंग जो एरिया होता है, जहां जो आईसीयू पेशेंट के लिए होता है, उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं वहां कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। ठीक है, तो दिस कॉल्ड द वेटिंग रूम। ओके, ओपीडी एंड आईपीडी, ओपीडी एंड आईपीडी का आई थिंक आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा कि बीच में वेटिंग एरिया होता है, चारों तरफ ओपीडी रूम्स होते हैं। ओपीडी रूम के अंदर अंदर क्या है, वहां पे टेबल चेयर वगैरह होगा डॉक्टर के लिए, वहां पे प्रिस्क्रिप्शन पैड्स होंगी, वहां पर एक मतलब टेबल होगी जिसपे कि पेशेंट को लेटा के एग्जामिन किया जा सके। वहां पर मतलब और क्या होगा इसके अलावा, एक कंप्यूटर भी होगा जो कि आपका जो है उस सिस्टम से कनेक्टेड भी होगा, जो इंटरनल पीएसीएस सिस्टम से भी कनेक्टेड होगा, जहाँ पे डॉक्टर इमेजेस देख सकता है। इमेज व्यूअर भी होगा अलग से वहां पर इमेज व्यूअर भी होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें डॉक्टर के रूम में होते हैं। वेट करने के लिए रूम होता है, नर्सिंग भी होती है साथ में पैरेलल नर्सिंग भी होती है वहां पे डेफिनेटली। अंदर जो है कई सारे एजुकेशनल पिक्चर्स भी लगी होती हैं। तो ये सब चीजें ओपीडी में होती हैं। आईपीडी में क्या होता है, यूजुअली आईपीडी
आईपीडी के कई सारे तरीके होते हैं कि बीच में नर्सिंग स्टेशन होता है, चारों तरफ ओपीडी के पेशेंट के रूम्स होते हैं, ताकि क्या है इजी एक्सेस बन सके और हर तरफ मॉनिटरिंग की जा सके पेशेंट के प्राइवेसी के लिए। कर्टेन होता है वहां पर, कर्टेन होता है जनरल वार्ड में, और सिंगल रूम तो खैर अपने आप में ही वो होता है, ठीक है। एक कॉमन वॉशरूम होता है, एक क्लीन यूटिलिटी होती है का रूम होता है, एक डर्टी यूटिलिटी मतलब जो क्लीन यूटिलिटी में हमारे गंदे जो साफ कपड़े होते हैं, जैसे कि बेडशीट हो गई, हमारे पिलो कवर्स हो गए, हमारे टॉवल्स हो गए, ये सब क्लीन यूटिलिटी में होता है। डर्टी यूटिलिटी की जो भी गंदे कपड़े हैं उनको वहां पे रखा जाता है, ठीक है। वहां पे आपको मतलब इस तरह से आपको चीजें जो होती हैं वहां पर प्लेस्ड होती है, इन प्लेस होती है। ओके, इज दिस ओके? Yes, sir. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, चीफ मिनिस्टर ने बैलून टेक्निक पता है आपको क्या होती है? बैलून टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर टेलीमेडिसिन इन उत्तराखंड फ्रॉम जनवरी 2018, ठीक है। बैलून टेक्निक आपको पता है क्या होती है? No, sir. ओके, आपने कई जगह देखा होगा कि बड़े बड़े से बैलून लगे होते हैं नीचे जमीन से, वो जमीन से अटैच्ड होते हैं बहुत बड़ी मोटी रस्सी से, और ऊपर वो बैलून को आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े बैलून लगे हुए होते हैं कहीं पे, Yes, sir. है ना। तो उस बैलून पे मैंने क्या करा, उस बैलून के ऊपर मैंने अपनी इंटरनेट, उसके अंदर जो है ऊपर जो है एक बैलून के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दिया, वहां पे मैंने अपना इंटरनेट अच्छे से लगा दिया, ठीक है। अब वो इंटरनेट जो मैंने लगाया, वो इंटरनेट की जो फैसिलिटी लगाई, वो अब जैसे उत्तराखंड इज अ हिली एरिया, कंपैरेटिवली इट्स अ वेरी हिली एरिया, तो क्या है कि मैंने वो लगा दिया और उसको वहां से इंटरनेट के कनेक्शन जो है नीचे सेंटर्स तक हम पहुंचा रहे हैं। बस ये इंटरनेट कनेक्टिविटी बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके तो इसलिए बैलून टेक्निक को उन्होंने यूज किया है। बैलून टेक्निक को वो यूज कर रहे हैं, मतलब बैलून के ऊपर वहां पे इंटरनेट का प्लेटफॉर्म लगा दिया, ताकि अलग अलग हिली एरियाज में हमको जो है वो ना लगाने पड़े टावर्स वगैरह, क्योंकि वहां पे टावर्स लगाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब आप हिली एरियाज में आपको टावर्स अगर लगाने हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ नाइटमेयर टू इरेक्ट अ टावर एट अ हिली एरिया। तो क्या है वहां पे, लेकिन ये बैलून आसानी से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बैलून में क्या है कि समय में एक नीचे से वही लगाना है, आदमी तो पहुंच जाएंगे वहां पर, बैलून को ऊपर गैस वैस भर के उसको ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। दैट इज इजिली पॉसिबल, बट एक पूरा टावर लगाना इज गोइंग टू बी नाइटमेयर। तो उसको फर्दर जो है उससे कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो हॉस्पिटल से कनेक्ट कर देते हैं, और दिस इज हाउ टेलीमेडिसिन इज वर्किंग, ठीक है। सो दिस इज द बलून टेक्निक फॉर टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन तो आपको आइडिया मैंने बताया भी है, टेलीमेडिसिन तो क्या होता है, Yes, sir. ठीक है ना। मतलब आजकल तो टेलीमेडिसिन बहुत अब टेलीमेडिसिन नहीं बोलते, अब अगर कार्डियोलॉजी सर्विस तो टेलीकार्डियोलॉजी बोल देते हैं उसको, ठीक है। अगर मतलब ये इस तरह की है टेली रेडियोलॉजी, कि भाई मतलब और टेली रेडियोलॉजी बहुत बड़ा बिजनेस है। यूएस में क्या है कि यूएस में स्कैन्स किए, वो स्कैन्स को क्या है इमेजेस को मेल कर दिया इंडिया में। इंडिया में सस्ते डॉक्टर्स होते हैं, सस्ते डॉक्टर्स मतलब वो कंपैरेटिवली कम पैसों में काम कर लेते हैं। वो रात में उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि वहां पे रात है, इंडिया में दिन है, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी रिपोर्ट बना देते हैं उसकी अच्छे से, और रिपोर्ट बना के सुबह उन्हें मेल कर देते हैं और सुबह उनके पास में पहुंच जाता है। टेली रेडियोलॉजी इज अ फैंटास्टिक बिजनेस। ऐसी एक वो वाला है, क्या बोलते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ये आपको पता है क्या बिजनेस है? Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज, आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस लगानी है, देखो मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट लर्निंग बिग थिंग्स, नो नो, इट इज अबाउट अप्लाइंग कॉमन सेंस। आप जहां पे कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो वो आप चीजें कर सकते हो इजिली। अब जैसे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन, हम इस पे डिस्कशन कर ही चुके हैं। मॉडर्न हॉस्पिटल वर्सेस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ये भी हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। In recent changes occurring in the healthcare system, the role of privatization has increased, इस बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। What is mean by the non-invasive technique? ये non-invasive technique आपको पता है क्या होती है? Yes, sir. What is it? Tell me. सर नॉन इन्वेजिव के अंदर जो है हम लोग बेसिकली किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट को बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं, मतलब Very कट good. नहीं लगता बॉडी में।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो उससे क्या होता है, हम फास्टर हीलिंग हो सकती है, और हम कोशिश करते हैं, देखो क्या है, नॉन इन्वेसिव मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी इन्वेजन नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। देखो एक इसको बोलते हैं की होल सर्जरीज। पहले क्या होता था, अगर आपको कॉलेसिस्टेक्टमी करानी है तो ओपन कॉलेसिस्टेक्टमी होती थी, मतलब कम से कम 30-40 टाँके आते थे, पूरा यहाँ से साइड से ओपन करते थे। फिर क्या हुआ, की होल सर्जरीज आई कि हमने 4 छेद करे बॉडी के अंदर, वहां से अपने इक्विपमेंट्स घुसाए और वहां के थ्रू हमने, तो क्या आता है कि मतलब हम इसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेसिव। अब क्या आ रहा है, नॉन इन्वेसिव आ रहा है। नॉन इन्वेसिव में हम बहुत ही स्लाइड कट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा, इतने मिनिमल इन नेचर के होते हैं, जैसे हमें हल्का सा, अगर हम जैसे पहले हम शार्पनर से हम वो ब्लेड से हम शार्प करते थे पेंसिल को, हल्का सा कट लग गया बस, वो ऐसा करके, या हम कोई छोटा मोटा कील को हम वो कर रहे हैं पिंच करके, छोटा मोटा कट लगा, वो इतने इतने से, तो ये नॉन वेसिव। और आजकल लेजर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि मतलब हमें वो कट भी ना लगे। तो मतलब ये चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हीलिंग को इंक्रीज कर रही है, हीलिंग फास्टर होती है इनसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आई थिंक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में बात कर चुके हैं, हॉस्पिटैलिटी इन हेल्थ केयर के बारे में बात कर चुके हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज इन रेलवेज। रेलवेज का हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे है कि देखो, रेलवेज जो है, रेलवेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल जोन्स, जैसे नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो ये इतने सारे डिविजन्स बने हुए हैं, ठीक है, इतने सारे रेलवेज बनी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे नॉर्दर्न रेलवे है, अब नॉर्दर्न रेलवे में भी कई सारे डिविजन्स हैं, मतलब एक ये पूरा नॉर्दर्न रेलवे बड़ा है, जैसे कि दिल्ली डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन, ठीक है, और दिल्ली डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन, ऐसे करके 6-7 डिवीजन बने हुए, मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं उनके, हर उसके अंदर। अब हर डिवीजन का अपना एक हॉस्पिटल है मेन, ठीक है, और हर डिवीजन के अपने कई सारे मल्टीपल डिस्पेंसरीज है, छोटे छोटे डिस्पेंसरी जहां दवाइयां मिलती हैं, ठीक है। अब हर डिवीजन के ऊपर, जैसे नॉर्दर्न रेलवे का एक अपना सेंट्रल हॉस्पिटल, एक मेन हॉस्पिटल होता है, एक मेन पूरे नॉर्दर्न रेलवे का, ठीक है। ऐसे ही सदर्न रेलवे का पूरे का अपना एक हॉस्पिटल होगा, मेन हॉस्पिटल, उसको बोलते हैं सदर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, जो मेन हॉस्पिटल सेंट्रल, ठीक है। ऐसे नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, हर डिवीजन का अपना एक मेन हॉस्पिटल होता है, उनके ऊपर हर उसका एक हॉस्पिटल होता है अपना, ठीक है। सो इस तरह से ये हॉस्पिटल का डिवीजन इन्होंने किया हुआ है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, मल्टीपल होते हैं। बाकी क्या होता है, यूजुअली रेलवेज में भी ना सारी अपनी सुपर स्पेशलिटी, छोटी छोटी सर्जरी, छोटे छोटे काम करते हैं वो, बड़े अगर कोई सर्जरी हो तो वो टाइप करते हैं, ये हॉस्पिटल्स टाइप करते हैं बड़े हॉस्पिटल्स के, जैसे नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल है, उसका उसका टाइप है मेदांता हॉस्पिटल से, उसका टाइप है अपोलो हॉस्पिटल से, उसका टाइप है मैक्स हॉस्पिटल से। तो इनसे अलग अलग हॉस्पिटल से टाइप कर रखे हैं उन्होंने, ठीक है, कि अगर कोई उनका कोई एडवांस डिजीज वाला पेशेंट है तो वो वहां पे रेफर कर देते हैं। और दूसरा इन्होंने ये भी सिस्टम कर रखा है कि इमरजेंसी सर्विस, अगर सपोज करो किसी पेशेंट को इमरजेंसी हो जाती है एकदम से, तो वो किसी भी टाइप वाले हॉस्पिटल में जा सकता है, वहां ट्रीटमेंट ले सकता है, वहां से इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके वो रेलवे के हॉस्पिटल जाए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को असेस करेंगे, असेस करने के बाद में अप्रूवल दे देंगे, और फिर वो वहां पे जाके चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ हेल्थ केयर सर्विसेज इन रेलवेज इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सीजीएचएस और ईएसआईएस आपको पता है क्या होता है, सीजीएचएस? यस सर। ठीक है, ईएसआईएस की फुल फॉर्म? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो सीजीएचएस बेसिकली क्या है, आई थिंक मैंने ये डिस्कशन किया था, सीजीएचएस बताया था, मेरे को याद आ रहा है कुछ ऐसे कि सीजीएचएस कैसे केम इनटू एग्जिस्टेंस। मैंने टीपीए भी बताया था ना आपको, टीपीए। यस सर। हाँ, तो मैंने सीजीएचएस भी बताया होगा, सीजीएचएस कैसे काम करता है, बेसिकली टीपीए की तरह ही काम करता है। वो सरकार जो है इतने सारे पेशेंट्स को कहती है कि भैया इनके लिए तुम सस्ते में ट्रीटमेंट करके दो, तो उन्होंने एक रेट लिस्ट भी बना रखी है ना। रोल ऑफ इंटरनेट, इस पे तो इतना बड़ा ऐसे लिखा जा सकता है कि मतलब आई थिंक आप लोग इतना स्मार्ट हो कि इस बारे में तो लिख ही दोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, एनी क्वेश्चन यू हैव, सो दैट वी कैन डिस्कस। Anything, any question?